अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। मुख्तार सर आपके साथ मुखातिब हैं जोग्राफी के नए टॉपिक लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के साथ समझ में। इसके बाद जब हम बात करेंगे वाटर के बाद सब पानी ही पानी पूरी दुनिया में आपको देखने को मिलता है, बल्कि हमारे पानी पीने के लिए पानी बहुत कम है। अच्छा सर, अगर पूरी दुनिया में देखें 1975 या 70s के दौरान लगभग 3850 क्यूबिक किलोमीटर जो है पानी कंजप्शन हुआ करती थी। हाँ, लेकिन जो बढ़ के 2000 में या 2000 में 6000 क्यूबिक किलोमीटर तक पहुंच गई। इस तरह से आप देख सकते हैं पॉपुलेशन के साथ ही कंजप्शन ऑफ वाटर किस तरह से बढ़ जाती है। ओके, आप देख सकते हैं ना। आपको एक बात बताता चलो यहाँ पर कि आपके घर में जो टैप होता है ना, जो जिससे हम पानी पीते हैं, अगर उसमें एक एक कतरा लीक आउट होता है, ठीक है, कहते हैं कि एक साल में उसमें से 1200 लीटर जो है ज़ाया हो सकते हैं। इसकी तरफ तवज्जो दे के आप याद रखें कि हमारे जो टैप्स रहते हैं वो फुल्ली बंद होने चाहिए, अदरवाइज़ एक साल में एक लीकेज वाले टैप में 1200 लीटर पानी ज़ाया होता है। बाप रे बाप। वाटर बहुत ही बड़ा नेचुरल इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, कोई बात नहीं इसमें। और एक बात आपको बताऊं भैया कि जो हमारी अर्थ है इसमें पानी ही पानी है। पूरी अर्थ का लगभग 70% जो हिस्सा है वो पानी ही पानी है, इसीलिए इस अर्थ को वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है। लेकिन भाई, इतना सारा पानी होने के बावजूद हमारे पीने के लिए जो फ्रेश वाटर है वो सिर्फ 2.7% है। बाप रे, फिर क्या है बाकी? सेलिन वाटर, खारा पानी है, उसको हम नहीं पी सकते हैं। ये लो भाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर देख लो पूरी दुनिया में कितना है, पाई चार्ट के जरिए से समझ आया। वेरी गुड। तो बचा कितना भाई साहब? 2.7% वाटर, फ्रेश वाटर जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन इस 2.7 में से भी हमारे पास सिर्फ 1% पानी भाई साहब ऐसा है जिसको हम कह सकते हैं अवेलेबल टू फिट फॉर ह्यूमन यूज़। वो हमें कहाँ मिलता है भाई साहब? ये हमें सरफेस रन ऑफ की शक्ल में, रिवर्स एंड लेक्स में मिलता है, वाटर वेपर्स की शक्ल में मिलता है, और अंडरग्राउंड वाटर की शक्ल में मिलता है। भाई साहब, पानी बहुत कम हमारे पास है, कुल मिलाकर इसको इस्तेमाल करना सही तरीके से है। और जब हम प्रेजेंट वर्ल्ड की कंडीशन देखते हैं पानी के हवाले से, इस 1% में भी बहुत सारे रिवर्स, लेक्स और वाटर बॉडीज कंटेमिनेट हो चुके हैं, इतने ख़राब हो चुके हैं, उनका पानी हम पी ही नहीं सकते। वेपर्स का पानी तो ऑलरेडी पी ही नहीं सकते हैं। तो इस 1% में मेरे हिसाब से आधे से भी कम परसेंट हमारे पास बचा होगा जो हम पी सकते हैं। तो इमेजिन 70% पानी होने के बावजूद आधे परसेंट से भी कम इंसान इस वक्त कंज्यूम कर सकता है। बाप रे बाप। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के हवाले से अगर हम बात करें, स्कैरसिटी ऑफ वाटर पूरी दुनिया में देखने को मिलते हैं, लेकिन खासकर अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, मेक्सिको, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा जो है फ्रेश वाटर की शॉर्टेज देखने को मिलती है। अब इस पानी की शॉर्टेज का कारण तो बहुत हो सकता है, बहुत ज़्यादा है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है पॉपुलेशन का बढ़ना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो हमारे होती है ना, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर वगैरह जो है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं इस वाटर शॉर्टेज का। ज़्यादा पॉपुलेशन, वाटर शॉर्टेज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर, वाटर शॉर्टेज, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, वाटर रिसोर्सेज, वाटर शॉर्टेज। आई बात समझ में? अगर हमने कंजर्वेशन ऑफ वाटर नहीं की तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। हम क्या करें भाई साहब? पानी को कंजर्व करने के लिए हमें जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है, अनट्रीटेड वाटर होता है, उसको हमने वाटर बॉडीज़ में नहीं डालना है। एग्रीकल्चरल जो सेक्टर में हमें केमिकल्स इस्तेमाल नहीं करने हैं। इंडस्ट्रीज़ में जो पानी इस्तेमाल किया जाता है प्रोसेसिंग के लिए, वो डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में अनट्रीटेड फॉर्म में नहीं डालना है। ठीक है सर? अच्छा भाई, अक्सर केमिकल जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल रहते हैं, पानी के ज़रिए से सीधे इंसान के अंदर पहुंच जाते हैं और बर्बाद कर देते हैं ह्यूमन बॉडी को। ख्याल रखना पड़ेगा भाई साहब आज से। वेरी गुड। कहते हैं तो इन चीज़ों को रोक के ही हम कंजर्वेशन ऑफ वाटर कर सकते हैं। पोल्यूशन जो वाटर बॉडीज़ के हवाले से हमें पूरी दुनिया में देखने को मिलता है, इसने बर्बाद करके रख दिया है, और इसी वजह से थ्रू आउट द वर्ल्ड वाटर शॉर्टेज हमें देखने को मिलता है। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पहले हमें अवेयरनेस लानी है लोगों में, उनको बताना है कि किस तरह से हम पानी को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मॉडर्न तरीके हमें इस्तेमाल करने हैं इरिगेशन के हवाले से, क्योंकि पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं। इस हवाले से इरिगेशन सिस्टम उसको बदल के हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं। स्प्रिंकलर्स हमें इस्तेमाल करते हैं, या हमें बहुत सारे ऐसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इस्तेमाल करना है जिसकी वजह से हम बहुत हद तक पानी को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है सर?
और इन तरीक़ों से हम बहुत हद तक जो है पानी को कंज़र्व कर सकते हैं। सिंपल मैं आपसे कहूँ कि वो एरियाज़ जहाँ पर हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं, चाहे इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, वहाँ पर हमें मॉडर्न मेथड्स इस्तेमाल करके पानी को इस्तेमाल करना सीखना होगा, अदरवाइज़ पानी की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके सर, नेचुरल वेजिटेशन की अगर हम बात करें, दीज आर द नेचुरल वेजिटेशंस विच आर ग्रोन naturally without any human interference और वाइल्ड लाइफ, द लाइफ विच इज़ फाउंड इन द जंगल्स। ओके, इसको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं, वाइल्ड लाइफ कहते हैं। तो ये नेचुरल वेजिटेशन या वाइल्ड लाइफ जो है ये हमें, या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हमें एनवायरनमेंट के उस हिस्से में मिलते हैं जहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन होती है, चाहे वो लिथोस्फेयर का, हाइड्रोस्फेयर का, एटमॉस्फेयर का, या इनका हिस्सा हो। और ये वो जोन कहलाता है जिसको हम बायोस्फीयर कह रहे हैं। और ये सारे लिविंग क्रिएचर जो इस बायोस्फीयर में देखने को मिलते हैं, क्योंकि इंटरलिंक्ड हैं, इंटर रिलेटेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर, और ये जो सिस्टम क्रिएट करते हैं वहाँ पर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, उस सिस्टम को हम इकोसिस्टम का नाम देते हैं। वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल रिसोर्स रहते हैं एज फार एज इकोलॉजिकल बैलेंस इज कंसर्न, दीज इकोसिस्टम्स आर कंसर्नड। तो इस हवाले से बड़े पैमाने पे थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है एक्वेटिक लाइफ या टेरेस्ट्रियल लाइफ को बचाने के लिए काम किया जाता है, और इन्हीं वाइल्ड लाइफ और इन्हीं एनिमल्स के ज़रिए से हमें मिल्क, मीट, हाइड्स, वूल मिलते हैं। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो हमारे इन्हीं एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, और हमें, और जो बर्ड्स वगैरह डिकम्पोज होते हैं, ये फर्टिलिटी ऑफ सॉइल में भी अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं। ओके, और इसके अलावा ये जो एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ हैं, इकोसिस्टम को या इसकी बैलेंस को बनाए रखने के लिए बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। ठीक है सर, अगर हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन की बात करें, हमने आपसे पहले ही कहा कि ये ज़बरदस्त रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम में, हमारे एनवायरनमेंट में, जिसका हम भी हिस्सा है। तो हमें इनको बचाने के लिए बहुत अच्छे कदम उठाने पड़ेंगे ताकि ये जो है बने रहें। हमें जो इनका हैबिटेट है उसको बचाने के लिए काम करना होगा। हमें एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम को बचाने के लिए बहुत हद तक कोशिश करनी होगी, और इनकी इंपॉर्टेंस हमारी एग्जिस्टेंस के हिसाब से भी अंडरस्टैंड करनी होगी। बहुत सारे ऐसी स्पीशीज़ है, एनिमल और प्लांट स्पीशीज़, जो एंडेंजर्ड बन चुके हैं या वर्नरेबल हैं या एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। उनके हिसाब से हमें उनको कैटेगराइज करके उनकी पॉपुलेशन को बनाए रखने का काम करना है। और इन वाइल्ड लाइफ और इन जो है वाइल्ड लाइफ और ये प्लांट स्पीशीज़ जो हमारे पास रहते हैं, इनको बचाने के लिए हमें डिफॉरेस्टेशन रोकनी है, सॉइल इरोजन रोकना है, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ जो हमें इनके हैबिटेट्स में देखने को मिलते हैं वो रोकने की कोशिश करते हैं। फॉरेस्ट फायर्स, लैंडस्लाइड, सुनामी जैसे प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होते हैं नेचुरली और ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, उनको भी कम करना है ताकि ये नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ बने रहे। इसके साथ साथ हमें कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाने होंगे, क्योंकि बने हुए भी हैं, लेकिन हमें पता है ना भाई साहब उनके साथ क्या होता है। इलीगल ट्रेड जो होता है इन एनिमल्स का, उनके हाइड्स का, सिग्नल्स, नेल्स वगैरह का, हॉर्नस का, उनको भी हमने रोकना है। हाँ, इसके अलावा जो एनवायरमेंटल रिलेटेड जो बाकी अवेयरनेसेस हैं लोगों तक वो पहुँचानी है, ताकि ये इंपॉर्टेंट एनिमल और वाइल्ड ये जो स्पीशीज़ हैं इनको बचाया जा सके। ठीक है सर, और इसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड लाइफ जो है, एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ, ये हर किसी सिटीज़न को इथिकल ड्यूटी समझ के जो है पूरी करनी होगी। क्योंकि जब तक लोग नहीं समझेंगे, जब तक लोग अच्छी तरह से इन एनिमल्स और प्लांट्स की इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे, तब तक इनका बचाना नामुमकिन है सर। ठीक है सर, इस तरह से आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीक़ों से हम जो है गवर्नमेंट का सपोर्ट करके एनिमल्स और प्लांट्स को बचा सकते हैं। तो गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स बना के, या जो हमारे पास इन सेतु और एक्स सेतु मेथड्स है, ठीक है, जंगलों में डिमार्केट करके इन प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ को बचाया जा सकता है, या उसको हम इन सीतु जो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कहते हैं। इसी तरह से एक्स सीतु हम जूज़, बॉटनिकल गार्डन्स हैं, ठीक है सर, उनमें भी इन एनिमल्स एंड प्लांट्स को जो है बचाने का काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रॉसरी में वेदरिंग है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। नेशनल पार्क एक नेचुरल एरिया होता है, डिमार्केट किया जाता है, जिसमें जो है वन या मोर इकोसिस्टम्स प्रेजेंट रहते हैं, उनको बचाने का काम किया जाता है। यहाँ पर बायोस्फीयर एक बड़ा जोग्राफिकल एरिया रहता है जिसमें बहुत सारे एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये कुछ छोटी छोटी और मोटी बातें थी इस टॉपिक के हवाले से। उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा।
अगली वीडियो तक के लिए भाई साहब हमें इजाज़त दीजिए। सलामत रहिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।